न्यूज जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। और आज हमारे इस पहले एपिसोड में, या यूं कहिए कि इस प्रोग्राम की रीलॉन्चिंग में, हमारे पहले मेहमान बहुत ही खास हैं। वो मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बार बार हम उनसे मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामना सवालों का। तो सामना सवालों का तो आप कई सालों से करते ही आए हैं हमारे साथ, मीडिया के साथ। आज का ये जो हमारा रीलॉन्चिंग का पहला एपिसोड है, तो इसमें हम अलग से सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि लगातार वही बात सुन सुन के आप भी पक गए होंगे, दर्शक भी कुछ नया सुनना चाहते हैं। तो नए से मेरी मुराद है कि जो शख्स मेरे सामने बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला कौन है, ये तो सब जानते हैं। देवीलाल के परपोते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, अजय जी के बेटे हैं, अभय के भतीजे हैं। लेकिन ये शख्सियत की शुरुआत कहें हम बचपन से लेके आज तक की कहानी आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं। मुकेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग जीवन रहा है इन 36 सालों में। मैं हिसार में पैदा हुआ। मैंने मेरी नर्सरी की पढ़ाई KCVN है हमारे तेजाखेड़ा गांव में, वहाँ करी। जी। उसके बाद मुझे मेरी बुआ जी के पास भेज दिया गया हिसार KG की पढ़ाई करने के लिए। फिर पेरेंट्स गांव से शहर शिफ्ट हो गए, तेजाखेड़ा से डवाली से, सॉरी, तेजाखेड़ा से सिरसा। और सिरसा 4 साल मैंने पढ़ाई करी, फर्स्ट से फोर्थ। फिर 6 महीने मैं जयपुर गया मेयो की तैयारी करने के लिए, और मेयो के अंदर एडमिशन होने के बावजूद भी चौधरी देवीलाल जी ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वहाँ पर राजपूत जाट टेंशन रहती थी जी। कि भाई तू और कोई स्कूल में जा। फिर मैं 5th में सनार गया। हाँ। और सनार में जाके मैंने 8 साल मेरी पढ़ाई वहीं करी। और 2006 की बात है, फिर मैं US चला गया 4 सालों के लिए। 10 में पढ़ाई करके बैचलर्स करके वापस आया। 2 साल में फील्ड एक्सपीरियंस लिया। और 13 में मैंने जाना था लंदन, और पिताजी औरों को सजा हो गई। और उसके बाद फिर राजनीति में सक्रिय हो गए, मगर उसके बावजूद भी LLM करी, मास कम्युनिकेशंस की मास्टर्स डिग्री करी, और आज भी मैं PhD कर रहा हूँ आपके प्रोफेशन में। जी जी जी। और मुझे खुशी है कि मुझे मास कम्युनिकेशन में PhD करने का अवसर भी मिला है। और मैं मानता हूँ ये अवसर जो है, ये आने वाले समय में जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि मेरे जो थीसिस है वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स। जी। तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला है 10-12 साल में, कि पॉलिटिक्स के अंदर मीडिया का रोल कितना है, और खासतौर पर सोशल मीडिया का। जी। तो ये जो शुरुआत से आपने बताया कि तेजाखेड़ा एक ऐसा गांव, उसका जो नाम है वो चौटाला परिवार के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। तेजाखेड़ा को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिनको हम पूछते रहते हैं कि भाई चौटाला परिवार है वहाँ पे, तो सोच समझ के पाँव रखना, क्योंकि वहाँ पे उनका राज चलता है, दूसरों का नहीं चलता। देखिए, ये तो भ्रम है, और आप भ्रम किसी तरह का फैला सकते हो। मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव लोग हैं, सारे राजस्थान से माइग्रेट होकर आए थे 7-8 जनरेशन्स पहले। राजस्थान में कहाँ से आके थे? नोखा से। नोखा से। और नोखा से आके वहाँ बशासत करी। बशासत करके जो लैंड रिक्लेम हुई, क्योंकि उस समय तो लैंड का कोई मालिक होता नहीं था, ये सारा बैरानी टिब्बों का इलाका था, उसको एग्रीकल्चरली डेवलप किया, मेहनत करी, मेहनत कर कर वहाँ एग्रीकल्चर शुरू किया। चौधरी देवीलाल जी जब DPM बने, मुख्यमंत्री बने 77 में, तो वहाँ भाखड़ा का पानी आया। उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर नेक्स्ट लेवल पर चला गया। और आज खुशी के साथ कहता हूँ कि हमारे गांव के कीनू दुनिया भर में फेमस है, जी। एक ब्रांड बन चुकी है। हाँ। क्योंकि कीनू को माल्टे और संतरे का हाइब्रिड बनाकर जो हमने कर कर दिखाया, शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आप नोखा से विस्थापित किए गए थे वहाँ के लिए? उस समय अकाल पड़ते थे, और अकाल पड़ते थे जब कुछ खाने को नहीं होता था, तो परिवार के परिवार रीलोकेट किया करते थे। ये तो अगर मैं बात करूं तो प्री इंडिपेंडेंस से भी पुरानी बात है, ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम की, या शायद उससे पुरानी बात है। पर मुझे नोखा जाने का कई बार मौका मिला है, और नोखा जब मैं गया हूं तो खुशी है कि आज भी जो हमारा सियाग परिवार वहाँ है,
वो फैमिली ट्री को पूरे को जॉट डाउन कर कर बैठा है। बागड़ी, बागड़ी नहीं, ये बोला तो जाता है वहाँ के राजस्थान लोगों के को। अंदर तो इस रीजन को, हाँ, अगर हम बात करें बागड़ कहते बीकानेर हैं। वाले को, हाँ, नहीं, इसको तो रीजन को अलग ही माना जाता है। अच्छा, बागड़ी एज सच कोई रीजन नहीं है, हाँ, बागड़ी एक बोली है। बागड़ के जो लोग हैं उनको बोलते हैं ऐसा मैंने कुछ। तो कभी सुना नहीं कि बागड़ के लोग हैं। हाँ, हाँ, अगर आप बात करो, डायलेक्ट है, देशवाड़ी डायलेक्ट है, बागड़ी डायलेक्ट है, पंजाबी डायलेक्ट हुँ, है, रीजन में नहीं बटा हुआ इस तरह का। ये तो सारा का सारा शेखावटी बेल्ट का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है। जी, जी, जी। तो अब जब आप आ गए तेजाखेड़ा से, अगला अपने हरियाणा में ये होता भी है कि गांव छोटा है तो बच्चे को पढ़ने के लिए बुआ के पास भेज दो या मामा के पास भेज दो। आपको भी बुआ जी के पास भेजा। फिर वहां से आप उससे बड़े शहर में गए और मयो जो है वो राजस्थान में बेस्ट ऑप्शन है स्कूल के तौर पे देखा जाए। लेकिन वहां पे आपने बताया कि राजपूत और जाटों की टेंशन चल रही थी। दादाजी ने कहा स्नार चले जाओ। चौधरी देवीलाल जी के आदेश आए तो जी, फिर ऑल्टरनेटिव स्कूल ढूंढा तो लॉरेंस स्कूल सनार था। जी। अब जो और स्नार के मुझे बारे में, खुशी हाँ, है हाँ, कि मुझे वो पहाड़ी वादियाँ मिली हम्म, पढ़ाई करने के हाँ, लिए, 8 साल इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। हाँ, अगर मैं मेयो रहता तो मैं 50 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा होता। जी। तो जो आपके सीनियर हैं स्नार के, वो संजय दत्त हैं, सुखबीर बादल हैं, और जिन हसीन वादियों की आप बात कर रहे हो, धर्मपुर से ऊपर जाके कसौली के बीच में स्नार स्कूल है। तो उस स्कूल के बारे में आप हमें बताइए कि वो जो दूसरे स्कूल से कैसे डिफरेंट है? इतने बड़े-बड़े घरों के लोग वहाँ पे आते हैं, क्या वहाँ पर खासियत क्या एक है वहाँ की? ब्यूटी इस चीज़ की है कि 150 एकड़ पहाड़ एक डेडिकेटेड फैसिलिटी का है। और ये हमारे बनाया हुआ नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। और खुशी है कि ओल्डेस्ट कोएड स्कूल है हुँ, दुनिया का। अब शायद वो भारत की आज़ादी से भी 100 साल पुराना है, तो देख लीजिए 178 साल हो गए। हुँ, हुँ, और 178 साल के अंदर उस स्कूल ने बहुत बड़े बड़े योद्धा भी दिए हैं हुँ, आर्म फोर्सेस के अंदर, और देश की प्रगति के लिए भी लोग दिए हैं। हम बात करें तो परमवीर विजेता लॉरेंस स्कूल सनार से है। हुँ, आर्म्ड फोर्सेस के पता नहीं कितने जनरल, कर्नल, मेजर जनरल जो हैं वो सनार से गए हैं। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी टुकड़ियाँ ब्रिटिश सेना की सनार से गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ स्कूल की एक हिस्टोरिकल ब्यूटी है। हुँ, अगर हम हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर एक अलग योगदान रहा है। संजय दत्त जी, तो एक नाम आप जानते जी, हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी नहीं जानते हुँ, जो स्कूल से थिएटर सीख कर हुँ, गए हैं। हुँ, पॉलिटिक्स के अंदर सुखबीर बादल जी मुझे जानते हैं, हाँ, मगर आप हैरानी रखेंगे कि उमर अब्दुल्ला भी वहाँ के हैं। जी, इवन देन हुँ, जो क्वीन ऑफ भूटान है हुँ, तेंजिन, हुँ, वो भी सनार की पढ़ी हुई है। तो कितने और देशों में, और मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो 9 देशों के बच्चे उस समय हुँ, हमारे स्कूल में पढ़ने आते थे। तो उसका एक अलग प्यार है। और अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ भेदभाव नहीं है। हुँ, जब हम बात करते हैं अभी सेलिब्रिटी का बेटा या हुँ, बिजनेसमैन का बेटा, ऐसा कुछ नहीं वैसा था। नहीं है वहाँ पे। जी, उस समय 60,000 रुपये हुँ, सालाना में हमारा कपड़ा, हमारा खाना पीना, रहना, पॉकेट मनी सब कुछ था 11 महीनों के लिए। हुँ, और मेरा जो बार्बर था स्कूल का, हुँ, उसका बेटा राजकमल मेरी क्लास में था, मेरे साथ बैठता था। हुँ, हमारे वहाँ जो बैराजीज थे जो हमें मेस के अंदर जी, खाना खाना खिलाते खिलाते थे, थे जो। उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। तो वो भेदभाव से ऊपर उठना सिखाया मुझे कोई कहीं हुँ, है, तो मुझे लगता है सनार का उसमें एक अहम योगदान रहा है। जी, स्नार के जो बच्चे हैं वो काफ़ी शरारती भी होते हैं। मतलब जितना अच्छा स्कूल है उतने बच्चे शरारती भी रहते हैं, और आज आप बैठे हैं तो मुकेश आप जी, आपने कौन-कौन सी शरारतें की ये हम मुकेश जी, जानेंगे। जब स्कूल से बंक मार के आप कसौली की तरफ भागते थे या धर्मपुर की तरफ नीचे उतरते थे? मैं आपको बताऊं, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जिसके अंदर शरारत ना हो, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो जो बिना शरारत करे। शरारत के बड़ा हो। जी, तो मुझे लगता है बिना शरारत के बचपन कभी नहीं है। हाँ, मगर हाँ, एक रोमांच रहता है कि आप स्कूल के लॉज को कहीं हाँ, ना कहीं वॉयलेट करें। जी, हाँ, और बहुत इंसिडेंट रहे हैं। मुझे याद है मैं शायद क्लास 6th में था हुँ, और भूख लग गई, हुँ, और घर से छुपा के हम 100-500 रुपये ले आते थे हाँ, पेरेंट्स से कि हाँ, भाई चलो सॉक्स में डाल लेंगे, हाँ, जूते के सोल के नीचे रख लेंगे, कि कई बार भूख लगे हाँ, या कुछ बाहर जाने का अवसर मिले तो हमें पॉकेट मनी जो स्कूल देता था उस पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हाँ, हाँ, तो एक वाकया मुझे याद है कि हमारे बिल्कुल जो सनार का प्राइमरी डॉर्म्स थी, हुँ, पीडी जिसको बोलते हैं हम, हुँ,
उसके नीचे एक धर्मपुर गांव है, जी, वही बिल्कुल, हाँ। और उस गांव के अंदर एक ही दुकान थी जहाँ मैगी मिलती थी। हाँ, तो हम 4 साथी खड्ड से कूद के नीचे गए, और वो बिच्छू बूटी लग जाती है तो हाँ, दाफड़ हो जाते हैं। उसके साथ पालक भी पालक होता मिलती है कि जी, रगड़ के उसको, हाँ, हाँ। एंटीडोट है उसका। जी, बिल्कुल और तो दोनों हम साथ-साथ नीचे होती हैं वो, हाँ। नीचे गए और नीचे जाके हमने मैगी खाई और बचे हुए पैसों की मैगी ले आए। अब ऊपर आए तो रेड पड़ गई शाम को टीचर्स की, हाँ, रेड पकड़ी तो हाँ। मैगी पकड़ी गई। अच्छा मैगी अब कच्ची लेके आए, खा के नहीं आए खा वहाँ? के भी आए और हाँ, कच्ची भी ले आए ले कि आए, भी बना लेंगे, और बना बनाते पता कैसे थे? हाँ, शाम को 3 मिनट गर्म पानी आता था, जी। तो हम मग के अंदर पानी गर्म जो आ रहा है उसको स्टोर करते थे, और फिर 20 मिनट मैगी को उसमें भिगो के रखते थे कि हाँ, वो नरम हो जाए। नरम हो जाए, हाँ, तो हम पकड़े गए। हाँ, पकड़े गए तो हमारा हाउस मिसेस बातिश होती थी, हमारी हाउस हुँ, मिस्ट्रेस, तो उनने घर फोन मिला लिया, हाँ, हाँ, और घर फोन मिला लिया तो क्लास तो लगड़ी थी। हुँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि उस समय डांट भी पड़ी, बट पेरेंट्स ने ये भी जरूर कहा कि ये हाँ, तो बचपना है, हाँ, हाँ, और ये बचपना ना हो तो जिंदगी क्या तो है। बच्चा क्या, हाँ। बंदरों से भी आमना-सामना हुआ? मंकी पॉइंट भी नज़दीक ही था वहाँ नहीं, से हमारे आपका? तो स्कूल में मंकी लंगूर खूब थे, हाँ, और हाँ, पहाड़ों पे आप रहते हो तो आप इनसे बच ही नहीं सकते। जी। अब उससे थोड़ा-सा नीचे उतरते हैं और स्नार के बाद आपका जो अगली शिक्षा थी, वो विदेश की तरफ रुख किया आपने, क्यों? देखिए, मेरे को उस समय तो शायद ये नॉलेज भी नहीं थी कि मेरा भविष्य किस ओर करवट लेगा। हुँ, मगर मेरे को ये था कि मैं पहले फ़ौज में जाना चाहता था, और फ़ौज के अंदर नॉक-नीट होने की वजह से नहीं जा सकता था। तो फिर सोचा पढ़ाई करके बिज़नेस में प्रोफ़ेशन बनाएँगे, और मैंने एसआरसीसी के अंदर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले लिया था। चौटाला साहब की फुट सर्जरी हुई, और मेरे आखिरी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 2 महीने के लिए हुँ, मेरे को उनकी सेवा करने के लिए अमेरिका भेजा हुँ, गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, चौटाला साहब ने पूछा, जी, "तू तालीम कहाँ से लेगा?" जी। तो हमारी उम्र के लोगों को तो उर्दू हाँ, आती नहीं। आती नहीं थी और उनकी तो जो मेन लैंग्वेज उर्दू थी, पुरानी जो तालीम शब्द गुजराती सुनते ही मैं घबरा गया। हाँ, मैंने कहा, जी देखता हूँ, मिलेगी जहाँ से ले जहाँ से लूँगा। ले आऊँगा। कह रहे, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने हाँ, कहा, जी मेरे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया। हाँ, कहते, नहीं, तो यहाँ पढ़, यहाँ पढ़ेगा तो तू पढ़ाई कर लेगा, वहाँ तो तू नारे लगाएगा। यहाँ मतलब अमेरिका। हाँ, हाँ, अमेरिका थे हम, जी, जी। सियाटल में। तो हुँ, कहते यहाँ पढ़। हुँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई किया हुँ, तो मेरा कई बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया। कहते, नहीं, ऐसे शहर में जा जहाँ तू बिगड़े ना। हुँ, और मुझे बेकर्सफील्ड, एक चंडीगढ़ जितनी आबादी का छोटा शहर था, जी, वहाँ भेज दिया। और बड़ी अच्छी चीज़ थी, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। वेदर और फर्टिलिटी जो थी ग्राउंड की, वो हरियाणा जैसी थी। हुँ, एक्सट्रीम समर्स भी होती थी, एक्सट्रीम विंटर्स भी होती थी। हुँ, गाजर, हुँ, ये कैलिफोर्निया आमंड्स, ऑरेंजेस, इसका एक हब था। हुँ, तो मैं 4 साल वहाँ रहा और बहुत कुछ सीखा। इंडिपेंडेंस क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, अपने लाइफ को कैसे सेल्फ डिपेंडेंसी से बाहर निकाल कर हुँ, कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें तो वहाँ सीखी। बाहर जब बच्चे जाते हैं अक्सर जो आम परिवारों के बच्चे होते हैं, वो तो काम करते हैं वहाँ पे। आपने भी काम किया वहाँ पे? बिल्कुल, मेरे को लाइब्रेरी में उस समय मैक्सिमम हम 20 घंटे हफ्ते काम कर सकते थे। हुँ, तो 5 दिन 4-4 घंटे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के तौर पे काम किया। उसके पैसे मिलते थे, पैसे नामात्र बराबर, नाम बट मात्र। वो ये एक है कि आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है। हाँ, और एक बेयर मिनिमम वेज शायद उस समय $6.5 थी, अब $8 होगी। हाँ, 6.5 में तो आप एक कोक का कैन जी, का डब्बा भी नहीं ले सकते, 6 वाला। हाँ, हाँ। लेकिन अपनी कमाई हुई पैसे से हाँ, कोक बिल्कुल, पीने का आपको मज़ा कुछ और आपको होता ये है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हाँ, कि आपको ड्यूटी करनी है, हुँ, और जो पहली सैलरी आती है, हुँ। वो तो आप कभी नहीं भूल सकते। तो अमेरिका में से बहुत सारी ऑप्शंस थी, आप कहीं भी जा सकते थे, बड़े शहर न्यूयॉर्क में हो सकता था, नहीं, मैं वॉशिंगटन डीसी हो इसमें सकता था, मैं बहुत वहाँ बड़ा पे रोल चौटाला साहब के विज़न का मानता हूँ। जब उनने मेरे को कहा कि तू बड़े शहर में जाएगा तो बिगड़ जाएगा, अच्छा, तो उनने अपने अनुभव से देखा हाँ, होगा। हाँ, शायद मैं न्यूयॉर्क जाता या एलए जाता, हुँ, तो मैं लाइफ़स्टाइल वो जो मेरे को बेकरफील्ड में जीने को मिला, हुँ, वो शायद सेम ना होता, और मेरे आज के दिन की वर्किंग शायद बिल्कुल अलग होती। हुँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंस में इसलिए रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा नहीं था वहाँ पर। मुझे वहाँ के लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर उस शहर में अफ्रीकन अमेरिकन और लैटिनो कम्युनिटी ज़्यादा थी। हुँ, तो मेरी इंटरेक्शन 3 अलग
तरह के कल्चर से हुई कि एक कॉकेशियन जो गोरे हम बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जिनको काला हम बोलते हैं, और हिस्पैनिक्स जो इस मेक्सिको से आए हुए हैं। तो इन 3 अलग कल्चरों के बीच में रहकर सीखने को मिला कि दुनिया कितनी अलग अलग है। कम्युनिटीज़ के अंदर भी हम कह देते हैं, जैसे आपने कहा अभी बागड़ी, देशवाड़ी या हाँ। पंजाबी, हम कल्चर्स को सीखते हैं ओवर टाइम। हाँ। तो जब मैंने उनका कल्चर सीखा तो बिल्कुल एक्सपीरियंस तो गेन किया है। तो वहाँ पे रेसिज्म को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि बहुत हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं। हुँ, और हमारे होते होते कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जब दिखा हुँ। कि जो अमेरिका अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन कहता है, आज वो किस तरीके से रेसिज्म की जंजाल में फंसा हुआ है। अपने से ज़्यादा है वहाँ पे या कम है? अपने से तो बहुत ज़्यादा। हुँ। किस तरीके की चीज़ों को झेलना पड़ता है जो ब्लैक हैं या ब्राउन देखो हैं उनको? उनने ओवर टाइम जो अब हम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का एक इंसिडेंट दिल्ली में हुआ, हुँ, तो दिल्ली पुलिस के अंदर उन्हें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। आज कई शहरों में वहाँ पर इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाई गई है, जहाँ एक ब्लैक, एक हिस्पैनिक और एक वाइट तीनों मिलके गाड़ी में चलेंगे पुलिस पेट्रोलिंग में, कि भाई जिस कम्युनिटी का वाक्य आ रिप्रेजेंटेटिव जाए हाँ। उस कम्युनिटी का आदमी रिप्रेजेंट करे, हुँ, ना कि दूसरा एग्रेशन दिखा के किस तरीके से उसको और एग्रीवेट कर ले। वैसे तो क्योंकि आपका जन्म ही एक राजनीतिक पार्टी में हुआ है और राजनीति मुझे नहीं पार्टी में नहीं, लगती परिवार में। सॉरी माफ़ कीजिए परिवार में हुआ। पार्टी कई परिवार है और परिवार की ही पार्टी है। देवीलाल जैसे परिवार में जन्म लेने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो ये है कि प्रधानमंत्री पद तक वो पहुँचे, फिर दादाजी मुख्यमंत्री रहे, तो किसी को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है। नुकसान क्या रहे यहाँ पे पैदा होने मैं के? नहीं मानता चौधरी देवीलाल की लेगेसी हाँ, कैरी करना एक नुकसान किसी एंगल से भी हो सकता हुँ, है। वो तो अपने आप में एक संस्था थी। मगर चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी को आगे लेके चलना हुँ, चैलेंज ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, और उस इंस्टीट्यूशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। मैं तो मानता हूँ कि उनके पाँव के नाखून के बराबर भी हम नहीं हैं। मगर हाँ, उनने जो दिशा दिखाई सोशल अपलिफ्टमेंट की, उस दिशा को हम आगे लेके चल हुँ। सकते हैं। आपके परिवार की दोस्ती पंजाब में गए हैं तो अकाली दल परिवार से, प्रकाश सिंह बादल के परिवार से रही है और दोनों मिलते-जुलते हैं। आप भी इस नार में पढ़े, सुखबीर साहब भी इस नार में पढ़े। लेकिन बादल साहब की राजनीति, चौधरी देवीलाल की राजनीति वो अलग थी। वो आम गाँव में बैठ जाते थे, खाट पे बैठ गए, चाय पी ली, मिर्च के साथ रोटी खा ली। लेकिन अब जो पोते हैं, पड़पोते हैं, ये सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। मैं नहीं मानता। हुँ, हमने हमारी लाइफ का टफेस्ट टाइम भी देखा है। हुँ, जब सजा हुई पिताजी को, दादाजी को, मुझे नहीं लगता कि कोई सिल्वर स्पून की बात भी करता था। हम लोगों में उतरे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, इसीलिए लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए ही हमारे 10 विधायक जीत कर आए। ये तो समय की बात है कि समय किस बलवंता के साथ हमारे साथ था। और हास्ट एंड फास्ट टाइम तो मेरे पिताजी ने भी देखे इमरजेंसी के। जब इमरजेंसी में सारा परिवार जेल में था हुँ, एंड ही वाज 17, और 17 साल की उम्र में रोडवेज की बस पे चौटाला पे से चढ़ना और महेंद्रगढ़ चौधरी देवीलाल जी के कपड़े दे के आने। हुँ। चौटाला साहब अलग जेल में होते थे, उनसे मिल के आना, 3-3 दिन बसों में धक्के खाना। शायद उस समय की व्यवस्था के हिसाब से उनसे ज़्यादा टफ टाइम तो किसी ने नहीं देखा। वो जो टफ समय की आप बात कर रहे हैं और आज की राजनीति की बात भी हम आगे करेंगे। तो उसके पीछे क्या चक्रव्यूह रहा, क्या राजनीति रही, उसके बारे में लोगों ने सुना बहुत है, महम कांड के बारे में बहुत सारा ज़िक्र होता है। लेकिन विस्तार से शायद मेरे जैसे शायद कुछ ये लोग तो हैं वो उनको इंसिडेंट्स हैं हाँ, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था या मैं बहुत छोटा था। हुँ, तो मुझे भी जितना आपको पता है उससे कोई हुँ। ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा पता बुज़ुर्ग होगा। बात करते हों घर में। कोई बुजुर्ग भी कितनी बात कर लेते हैं। हाँ, मेरी मदर बताती है हुँ, कि महम के बाद वो दिल्ली ट्रैवल कर रही थी मेरे फादर के साथ, हुँ, और ऐसी व्यवस्था हो गई थी, उनकी गाड़ी रोक दी थी और एग्रेशन इतना था कि गाड़ी जला देंगे। हुँ, तो मेरी फादर ने मेरी मदर को वापस रिवर्ट बैक कर कर मुंडाल छोड़ा, हुँ, मौके पे आए, सिचुएशन कंट्रोल करी, जब वो शाम को क्रॉस कर पाए। तो इंसिडेंट्स रहे हैं। इंसिडेंट्स तो हम वो नहीं भूल सकते जब कांग्रेस का शासन था और राजबाला गेस्ट टीचर थी और हुड्डा के घर के बाहर उसके गोली मार दी गई थी। हुँ।
इंसिडेंट तो हम वो भी नहीं बोल सकते जो किसान आंदोलन कर रहे थे और रोहतक के मुंह उन पे गोलियां चलाई गई थी। तो अलग अलग इंसिडेंट्स हर एक के जीवन में रहेंगे। किसान आंदोलन का ज़िक्र आपने किया, मेरे दिमाग में किसान आंदोलन फिर से आ गया, ताज़ा वाले की बात कर। किसान आंदोलन को आपने हल्के में लिया बहुत। नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। उसकी इंटेंसिटी को हम समझ रहे थे, बट शायद आपने भी हल्के में लिया होगा। आपने भी नहीं सोचा होगा कि 1.25 साल चल जाएगा। उसका इतना लंबा आंदोलन चलना किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। हम तो किसान आंदोलन 1976 का सुनते हैं, जब चौधरी देवीलाल जी खुद रिक्शा पे बैठ के और 18 शेर का कलस्तर ले के उसको पीट पीट कर बुनियादी करते थे, और करनाल से फिर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई जो देश में गई, और 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार पलट दी। तो अब वो वाला जो समय था, क्योंकि आप खुद सत्ता में थे, हालांकि जो कानून है जाहिर है कि वो केंद्र की सरकार ने बनाए थे, उसमें आपका या हरियाणा की सरकार का तो कोई हाथ था नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब आप सरकार जाने से 6 महीने पहले अलग हुए, उस वक्त अगर अलग हो जाते तो बात कोई, कुछ और होती? मैं उस समय सुखबीर बादल जी अलग हुए हम्म, और उनकी 3 ही सीट रहेगी विधानसभा में, हम्म, और अब हरसिमरत जी लोकसभा में चुनाव जीत के आ गए। हम्म, अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन किया। हम्म। 12,000 से एमएलए बने थे, 6,000 पे आगे थे, और लोकसभा में 80,000 वोटों से भी कम पे रह गए। क्या परिस्थिति कब रहती है, मगर क्या हमने उस समय जो फैसला लिया उसके बाद फार्मर अपलिफ्टमेंट में कदम नहीं उठाए? क्या एमएसपी 14 फसलों तक नहीं पहुंचाई? क्या हमने 2 दिन में पेमेंट खातों में नहीं पहुंचाई? क्या हमने उसकी फसल खराबे का पैसा 30 दिन में खाते में नहीं पहुंचाया? हमने 2-5 रुपए के चेक तो नहीं काट कर किसान की बेइज्जती करी? अब ये वाली जो सारी चीज़ें आप गिनवाते हैं, एमएसपी वाली होगी या किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने की बात होगी, जो पत्रकार लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, या जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी जानते होंगे। लेकिन आम जनता में तो यही इम्प्रेशन जाएगा ना कि भाई खट्टर साहब की सरकार थी या भाजपा की सरकार थी, वो कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट आपको मिल पा रहा है असल में? देखिए मुकेश जी, क्रेडिट की रेस बहुत लंबी है और पॉलिटिकल क्रेडिट की रेस कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम्म, जब वादे किए होते हैं, विजन रखे होते हैं, आप पूरा करते हो तो आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और मुझे लगता है एज अ पॉलिटिशियन, इफ़ आई एम सेटिस्फाइड ऑफ माई एक्शंस, आई एम हैप्पी। अगर मैं महिलाओं को 50% हिस्सेदारी पंचायत में दिला पाया, हम्म, तो मनोहर लाल जी तो 5 साल अकेले चीफ मिनिस्टर भी थे, वो क्यों नहीं दिला पाए? बीसीए को अगर मैं आरक्षण दिला पाया 8% पंचायतों में, तो मनोहर लाल जी पहले क्यों नहीं कर पाए? अगर मैं 29,000 किलोमीटर डेवलप करवा पाया, तो मनोहर लाल जी की पिछली सरकार 13,000 पे क्यों रुक गई थी? अगर मैं बात करूं प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में लाना, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, कैप्टन अभिमन्यु ने हैपनिंग हरियाणा करवाया, और उस हैपनिंग हरियाणा में कई करोड़ रुपया खर्चा गया। 117 करोड़ के, शायद 1,17,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, और कहा गया कि वंडो, एक कोई चाइनीज कंपनी आएगी 70,000 करोड़ का निवेश करेगी। हम्म। वो बुलबुला तो फूट गया। मगर क्या दुष्यंत ने मारुति को मोटिवेट नहीं किया कि खरखोदा आओ? खरखोदा आकर 15,000 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, एंड वी सक्सीडेड। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आने वाले समय में 17,000 हरियाणा के युवाओं के लिए मारुति में मैं जॉब्स क्रिएट करा गया ना। अगर मैं फ्लिपकार्ट को मानेसर में ले आया और 7 मंजिल का 140 एकड़ का इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस, सेकेंड बिगेस्ट वेयर हाउस ऑफ एशिया अगर बन रहा है, तो वो आई एम सेटिस्फाइड कि वो 12,000 युवाओं को ई कॉमर्स में रोजगार देगा। एटीएल बैटरीज को नू में ले आया मैं, रोजका मेव में। अगर नूह में जैसी पिछड़ी जगह में इतनी बड़ी 140 एकड़ की फैक्ट्री बन रही है, तो वो अलग 10,000 युवाओं को रोजगार देगी। मुझे लगता है कि इट इज़ योर सेटिस्फैक्शन कि आपने जो कदम उठाए उसकी फ्रूटफुलनेस कितनी है। अब आपने एक बीच में कहा था कि 75% नौकरी जो है वो हरियाणा के युवाओं को मिलना चाहिए। हरियाणा की दृष्टि से सोचेंगे आप और हरियाणवी युवाओं की दृष्टि से सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मान लीजिए गुरुग्राम में जो अपनी कंपनीज हैं, कोई आईटी की कंपनी है, कहीं गूगल काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उनको वो वाली जो मैन पावर है वो आप देने में ही सक्षम नहीं है जो उनको मैन पावर चाहिए, तो उन्होंने पलायन भी शुरू कर दिया था। एक कंपनी भी नहीं छोड़ के गई हरियाणा। और मैं आपको बताऊं, मेरी प्रैक्टिकल एट है ये। लेंथ हाँ। एट लेंथ सभी इंडस्ट्री से बात हुई थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम्म, मार्शी एक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, 80% मराठी बोलने वाले लोगों को रोजगार देती है। आज भी हमारे HSIDC में अगर आप प्लॉट लेते हो तो आपको 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ती है, कानून है, बट नोबडी फॉलोज। हम्म, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कहते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने कोई ये नहीं कहा कि भाई न्यूज़ एंकर हरियाणा का होगा, दैट इज़ ए टेक्निकल जॉब। जो अच्छा बोलेगा, जो अच्छा दी रिप्रेजेंट करेगा, वो बैठेगा। आपकी कुर्सी पे मैं बैठ जाऊं तो शायद प्राइम टाइम ना कर पाऊँ, नहीं अब आप कर पाएंगे, मगर आप पीएचडी आप भी कर रहे हैं नहीं, और अच्छा अगर बोलते भी उस हैं। हर जी रोज जी। उसी कैपेबिलिटी पे स्क्रीन रीड करके ना कर पाऊँ, हम्म, मगर अगर वही चीज मैं बात करूं कि आपके हम्म, वहां पर स्टूडियो में हम्म, कैमरामैन है, मेकअप आर्टिस्ट है, छोटी छोटे और जॉब्स है, चाहे कैंटीन चलाने वाला हो, वो लोग क्या हरियाणा के नहीं स्किल्ड हैं? है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, बस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मतलब इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड कोई भी हो वो हमने 75% होनी हमने चाहिए। प्रेफरेबली जब लॉ बनाया था सबसे कंसल्टेशन के बाद, तो हमने प्रायोरिटी ही दो सेक्टर्स पे रखी थी। हम्म, पहली थी कि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अगर हम दो सेक्टर्स के अंदर हरियाणा में 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट दे देते, तो भी लाखों रोजगार है जो हरियाणा के मूल निवासियों के लिए हो जाते। जी। अब डिबेट से मेरे को याद आया, हम हर रोज़ शाम को या रात को कहीं 8 से 9 डिबेट करते हैं, सभी पार्टी के प्रवक्ता उसमें बैठे रहते हैं, आपके प्रवक्ता भी होते हैं। होड़ लगी हुई है पेंशन का अमाउंट बढ़ाने की, आपने 5,000 कहा था, 3,000 तक पहुँचे, जो सभी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है, ये बात मानता हूँ। कोई कह रहा हम 6 दे देंगे आके, कोई कह रहा हम 7 दे देंगे। आपने तो खुद वित्त विभाग संभाला है, अगर 7-7 हज़ार हम देते हैं हरियाणा की महिलाओं को, कितना उसमें आर्थिक बोझ पड़ता है देखिए, और हमारी 32 आय के साधन क्या हैं? 1 रुपया बढ़ाने का मतलब है हुँ, 32 लाख पेंशनार्थी हैं। हुँ, 32 लाख रुपया बढ़ाना हुँ, इंटू 12 महीने, हुँ, तो साल का खर्चा जो है हुँ, वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ रुपए 1 रुपये पे। हुँ, अगर 100 रुपये बढ़ाते हैं तो हुँ। 480 करोड़। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते रहो। मैं कर नहीं पाऊँगा, इतनी ज़ीरो कहाँ से लाऊँगा? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, तो नहीं, मैं आएँगे वित्त कहाँ से ये? मैं बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है, सारे मेरे को वित्त मंत्री बनाते, मैं हाँ, वित्त मंत्री नहीं हाँ, था। हाँ, फाइनेंस था मैं बस, मैं हाँ, टैक्स मंत्री था। हाँ, टैक्स और वो मंत्री। टैक्स मंत्री हाँ, विदाउट पावर, अच्छा, नहीं, कि नहीं, मेरे को ये मेरे को जीएसटी काउंसिल में जाके टैक्स पावर तो लगाना फुल था। थी आपकी, ऐसे मत बोलिए। नहीं, हाँ, मतलब टैक्स लगाने की पावर्स जो वैट रिजीम में होती थी हाँ, वो अब नहीं है, अब तो हाँ, जीएसटी आ गया। हाँ, तो कोई नया टैक्स लगाना है या रिड्यूस करना है तो वो हमें जाकर टैक्स जो है वो केंद्र सरकार की काउंसिल में मनवाना पड़ता था। जी, तो हाँ, अब टैक्स मंत्रियों के पास तो कलेक्शन के तरीके हैं, भी हाँ, आप कलेक्ट ज़्यादा करिए। आप अपना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चोरियां रोकी है, लीकेजेस रोकी, और हमने रोकी। हाँ, 17,000 करोड़ को 36,000 करोड़ ले गया मैं हाँ, 4 साल में। हाँ, मेरे लिए तो उपलब्धि है। हाँ। तो ये मैं एक आंकड़ा लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी लगातार अभी तकरीबन 1 महीना तो बचा ही है चुनाव के लिए, और जो चुनाव में घोषणाएँ होंगी, जो मैनिफेस्टो आएँगे, तो उसको जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है कि वो 5 कह रही है, हम आगे तो 7 दे देखिए, देंगे। मैं एक कोरोना में चीज, आपने देखा होगा सर, कोरोना के दिनों में आप थे ना, आपके पास पावर थी, सब कुछ था। 2 महीने में हाथ-पाँव फूल गए थे हरियाणा की सरकार के, सैलरी कहाँ से दें? सैलरी आपकी सरकारी लेट होनी शुरू हो गई थी। खट्टर साहब के साथ खुद बैठा था मैं इंटरव्यू में, 20 तारीख की बात थी। मैंने कहा जी अभी तक सैलरी नहीं दी। कह रहे नहीं जी, इस महीने की तो हमने दे आए। मैं कहा अगले महीने का क्या अगले महीने की अगले महीने देखेंगे। ये सच्चाई है। देखिए, हरियाणा ने फिर भी महीने की महीने सैलरी दी, पंजाब ने तो 6 महीने नहीं दी। उससे फिर हरियाणा अच्छा नहीं हो जाता ना? मैं तो ये मानता हूँ वी आर अ प्रोग्रेसिव स्टेट, हाँ। वी आर नॉट इनटू दैट बिग फाइनेंशियल नहीं, मेरे कहने क्राइसिस का तात्पर्य जितना कि हमारे अपने पास नेबर थे। पैसे हैं नहीं इतने। बिल्कुल है, पैसे पैसे बनाने के तरीके हैं। हाँ, आप आपकी पॉलिसीज जो है अगर इंडस्ट्री को लेके आती है, और खास तौर पर सर्विस सेक्टर को, हुँ, आज सर्विस सेक्टर में 18% जीएसटी है। हुँ, सारा स्टेट कंज्यूम्ड है, सारा आपकी स्टेट में आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप लाइए तो सही। मेडिकल सर्विसेज आज के दिन
ऑपरेशन कराने के लिए दुनिया के लोग हमारी स्टेट में आते हैं। मेदांता हो, पारस हो, अम्मा हॉस्पिटल हो, आपके ये एल्केमिस्ट हो, फोर्टिस्ट हो, आपके जितने ये बड़े हॉस्पिटल है, दे हैव बिकम रिसर्च सेंटर फॉर मेडिकल पर्पसेस। मगर हाँ, जो हम मेडिकल यूनिवर्सिटी लाना चाह रहे थे वो हम नहीं ला पाए। ग्लोबल सिटी में हमने स्पेशली 25 एकड़ का एक प्लॉट रखा है, और मैं मानता हूँ ऑक्शन में जब जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आएगा हु हैज़ अ विजन फॉर मेडिकल साइंसेस। जब मैं यूएस में पढ़ता था तो यूसीएसएफ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। आपको पता है एक यूनिवर्सिटी के पास प्रोस्टेट कैंसर के 37 पेटेंट हैं, और हरियाणा का डॉक्टर है। अच्छा। हमारे सोनीपत से गए हुए डॉक्टर राजवीर दहिया, वो एक आदमी वहाँ बैठ के रिसर्च कर रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट पेटेंट ले रही है, वो दवाइयों पे करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं। क्या हमारा फोकस नहीं होना चाहिए? हम कमाने देंगे उनको यहाँ पे आगे, क्यों नहीं? आज जैसी आप हमारी योजनाएं हैं। आज आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हजारों पेटेंट्स हैं अलग अलग सीड्स में। एनडीआरआई है, आपका वीटर बार्ले रिसर्च सेंटर है, आपका सीआईआरबी बफलोज का है। सेंटर्स हैं, मगर उन सेंटर्स को सपोर्ट और ज़्यादा दे, यूनिवर्सिटी का स्वरूप बढ़ाकर दे, तो क्यों नहीं देंगे? जी, चलिए अब क्योंकि चुनावी मौसम है और राजनीति की बात नहीं करेंगे तो ये हमारा पहला जो रीलॉन्च है अधूरा रह जाएगा। राजनीति में आपने एक डिसीजन लिया, आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़के आए थे। आपको हो सकता है कि ये वाली बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जो आपके वोटर्स थे जिन्होंने आपको कंधे पे बैठा बैठा के 10 सीटें दिलवाई और आपके चाचा जी की मात्र एक रहेगी, वो नाराज़ हो गए आपसे। देखिए, वोटर्स की आप बात करते हैं तो क्या आप ये कहते हैं कि मेरे वोटर्स ने मेरे को प्रो कांग्रेस वोट दिए? नहीं, आपको तो दोनों चौधरी के। देवीलाल की सोच हमेशा से कांग्रेस के विरोध की सोच रही है। क्या मेरे वोटर्स ने मेरे को प्रो आईएनएलडी वोट दी? एंटी आईएनएलडी वोट दी। हमें बाहर निकाला था, रोष था, हमारे घोषणाओं के साथ युवाओं का, महिलाओं का सम्मान जुड़ा था, लोग जुड़े। क्या मेरे वोटर्स ने मेरे को प्रो आम आदमी पार्टी वोट दिए? नहीं दिए। आम आदमी पार्टी एसवाइएल पे अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही। हमारे वोटर्स ने पार्टी की घोषणाओं पे, पार्टी के जोश में हमें वोट दी। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी के साथ जाना इनिशियली कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एवरीबडी वाज हैप्पी कि यस वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, बहुत अच्छा है कि जो वादे हमने करे हम उसको फुलफिल करेंगे, मगर किसान आंदोलन के पास वो चीज़ प्रोपोगेट करी गई, बदली, और बदलने का डैमेज हमें झेलना पड़ा, और लोकसभा में हमने वो डैमेज झेला है। ये तो जग जाहिर है। तो आपको लगता है जितना डैमेज होना था वो हो चुका? इससे ज़्यादा क्या डैमेज करोगे जब आप 16% से हाँ। या 1% से कम आ जाते? अभी तो क्या हम अभी मेहनत क्या हवा करेंगे। बह रही है? क्योंकि अभी आप जा रहे हैं, आपके फादर साहब भी जा रहे हैं, दिग्विजय भी उतरे हैं, आपके जो विधायक हैं वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, रेत की तरह निकलते जा रहे हैं। क्या है प्लान, क्या है? देखिए, जो चीज़ हमने देखी पिछले 5 सालों में, बड़े अलग अलग चेंजेस आए। कई साथी हमारे साथ नए आए थे, आज वो चले भी गए। रीजनल पार्टीज़ को हमेशा लोगों ने फर्स्ट स्टेप ग्राउंड यूज़ किया है, और ये केवल मात्र जेजेपी की बात नहीं है। जनता दल हो, जनता पार्टी हो, लोक दल हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, लोग आएंगे, हमसे ट्रेनिंग लेंगे और राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ रुख करेंगे। मैं रीजनल पार्टी क्या काम करना बंद कर देती है? जी। हम नए तैयार कर देंगे, मतलब हम आप कह रहे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देंगे। आपको ट्रेनिंग स्कूल की तरह यूज करते हैं और फिर बड़ी पार्टी में निकल जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, बेसिकली तो जो आज अग्निवीर योजना है हाँ, वो रीजनल पार्टीज पे है भी। 4 साल आओ, हाँ, ट्रेनिंग लो, हाँ। और उसके बाद जो आपके क्या विचार हैं अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर में चेंजेस बहुत ज़रूरी है। हाँ। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और मैं मानता हूँ जो हमने वादा किया है ऐसा केंद्र सरकार को भी करना चाहिए कि इनकी हायर एजुकेशन निःशुल्क कर देनी चाहिए। क्योंकि 12वीं पास बच्चा 4 साल देश की सेवा में चला जाता है, वो पढ़ नहीं पाता, वापिस आएगा। आप सिपाही को क्या सिपाही भर्ती करना चाहोगे? उसको वो अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी ना कि सिपाही भी पढ़ के अफसर बन जाए। ठीक है ये योजना, वैसे मतलब क्यों 4 बहुत साल क्यों? बहुत देशों में लागू है। बहुत देश वो डेवलप हो चुके हैं।
अनडेवलप्ड देशों अपने में भी है। हमारे यहाँ पे हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में हमारे मुकेश जी, हर एक घर में रोजगार का एक बड़ा साधन माना हम जाता है कि पुलिस में 10%, भर्ती हो जाओ, आपकी सेना में बात हो ठीक जाओ। है, हम 10% देश की आबादी देते हैं, बट क्या ये इशू स्टेट सेंट्रिक है? मतलब इसकी जरूरत क्या है? अब ये तो नरेंद्र मोदी जी बताए कि तो क्यों ये फैसला लिया। आप तो उनके साथ रहे हैं, नहीं, आपको भी तो बताया मैं होगा, यूनियन विश्वास में लिया होगा। मैं यूनियन कैबिनेट का कभी हिस्सा नहीं था और हाँ, मैंने तो अपोज किया है। हाँ। आप आप शायद उस अपोज करते हैं अग्निवीर को। बिल्कुल, हाँ, आप इनसिक्योरिटी के साथ युवाओं को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? हम्म, पर केंद्र का निर्णय है, केंद्र ने तो ओपीएस के आगे एनपीएस भी लाई हम्म, और एनपीएस के बाद अब यूपीएस भी ले आए। हम्म। तो अब जो धीरे धीरे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला ले लेती है वो एक लोहे की लकीर होती है, लेकिन किसान आंदोलन हो, यूपीएस की आप बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा। देखो हरियाणा में भी बिल्कुल, कई चीजें ऐसी जब हुई हैं जो जब वापस ली पूर्ण गई। बहुमत होता है तो हम्म, आदमी कुछ भी फैसले लेता है। हम्म, जब आपको चलना अलायंस के दम पे पड़ेगा, हम्म, तो आपने इस बार का बजट देख लिया ना। निर्मला सीतारमन जी का पूरा बजट हम्म, बिहार आंध्रा पे आरक्षित है, हम्म, किसी और स्टेट का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। क्यों है? क्योंकि बिहार और आंध्रा बिना नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। नीतीश जी हैं, नायडू जी हैं, तो उनको खुश रखना जरूरी है सर। बिल्कुल। उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके बयानात टीवी के मार्फत या सोशल मीडिया के अखबारों में आ रहे हैं, तो आपसे जब पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन से जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन कर लेंगे। क्यों? मुकेश जी, मैं हाँ, ये हमेशा बोलता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ, हम मेहनत करेंगे, मेहनत कर कर अपने नंबर्स लाएंगे और नंबर्स लाकर क्या पता भगवान हमें ये ऐसी ताकत दे दे कि हमारे साथ कोई गठबंधन करे, हम्म, हमारे पीछे आकर कोई जूनियर पार्टनर बनकर करे। हम्म, क्या हमारी यही सोच रहेगी कि हम जूनियर पार्टनर रहेंगे? स्कैटर्ड असेंबली की ओर हम जा रहे हैं, मेजॉरिटी सिंपल किसी की नहीं आ रही, और उस परिस्थिति में मैं ये मानता हूँ कि जो पिछली बार हमारा रोल था उससे भी अहम रोल हम आगे निभाएंगे। आप उसको जब चौटाला परिवार से ताल्लुक रखते हो तो उसी अंदाज में क्यों नहीं कहते कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारे साथ गठबंधन मैं तो करने के लिए आएंगे? कह तो रहा हूँ कि हाँ, भाई हम जूनियर पार्टनर क्यों रहेंगे? हम्म, हमारे साथ कोई आए और कहे कि चलाओ प्रदेश को, हाँ। तो बिल्कुल हम लीड करेंगे। अभी के हालात देखते हुए 90 सीट्स हैं, तो क्या कोई प्री पोल अलायंस की आज की तारीख में कोई मुझे अभी तक तो कोई चर्चा है नहीं, आशंका या 35 उम्मीद दिखती 35 है? 36 दिन बचे हैं। हाँ, हाँ। मैं नहीं मानता आज हमें सोचना चाहिए, हमारा फोकस 90 सीट्स का है और हम फोकस 90 सीट्स में मजबूती से लड़ेंगे। और किस तरीके के उम्मीदवार आप उतारेंगे? देखिए, मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि पार्टी युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दे और ख़ास तौर पर बैकवर्ड ए के साथियों को, जिनको हम अति पिछड़ा कहते हैं, उनका सम्मान मिले। हम्म, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे इस मंच से अपने वोटर्स तक या हरियाणा मैं की तो यही जनता तक बोलूँगा पहुंचाना कि चाहें? हरियाणा की आवाम से कि अब फैसला आपके हाथ में है। ये अगले 35 दिन तय करेंगे कि आपका 5 साल का भविष्य आप कैसा चुनें, और मैं तो उम्मीद रखता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपका प्यार स्नेह पिछली बार से भी ज़्यादा जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, और ये समय वाकई कीमती है, इसमें एक एक मिनट आपका मैटर करता है। हमारे साथ इतना लंबा आपने इंटरव्यू किया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुष्यंत चौटाला से हर वो सवाल, इनके बचपन की यादें हों या आज की राजनीति को लेकर जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, वो सब आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। बहरहाल, जो दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे सवालात का जवाब दिया, सही सही दिया, या राजनीतिक परिवार के बेटे हैं, पोते हैं, अपनी राजनीतिक अनुभव से हमें गोल गोल घुमा गए, इसका फैसला भी हमेशा की तरह हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि आप जनता है और जनता सब जानती है। बहरहाल, सामना सवालों का, इसको अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहें हमारे साथ। Presented